वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 2019 सहायक शिक्षक एग्ज़ाम के गणित को हल सहित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, धैर्य तथा हार्दिक साथ काम करते हुए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। धैर्य अकेला उस काम को 14 दिन में पूरा करता है, तो हार्दिक को अकेले कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है जो धैर्य और हार्दिक है, इसको धैर्य को मैं डी से ले रहा हूँ और हार्दिक को एच। दोनों मिलकर किसी काम को, कोई एक काम है उसको कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। कार्य और समय में हमेशा कार्य को ऊपर लिखा जाता है और समय को नीचे। तो कोई एक काम है उसको 12 दिन में पूरा करते हैं, तो इसको हमने 1/12 लिख दिया। और धैर्य और हार्दिक दोनों मिलकर, लेकिन जो धैर्य है अकेला उस काम को 14 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक काम को 14 दिन में। तो हार्दिक अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, इसको बताना है। तो चलिए इसको दूसरे पेज में मैं बताता हूँ किस तरह से हल होगा ये। देखिए, धैर्य और हार्दिक दोनों मिलकर 1/12 दिन में पूरा कर रहे हैं, और केवल धैर्य उसको 1/14 दिन में पूरा करता है, यानी 14 दिन में पूरा कर लेता है इस एक काम को। तो अब हमको निकालना है केवल हार्दिक उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए यदि हम धैर्य और हार्दिक दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसमें केवल धैर्य का घटा दें तो हार्दिक कितने दिन में काम करता है निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग घटाते हैं D + H, ये दोनों का है, इसमें हम लोग धैर्य का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको निकल जाएगा हार्दिक कितने दिन में काम को पूरा करता है। तो हमको पता है धैर्य और हार्दिक दोनों मिलकर 1/12 है और धैर्य का है 1/14। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/12 - 1/14, क्योंकि 1/12 क्या है, धैर्य और हार्दिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें केवल धैर्य का घटा रहे हैं हम। तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तब कितना आता है देखते हैं। इसको जब हल करेंगे तो मैंने तिर्यक गुणा बताया है जो गणित पोर्शन है। यदि आपको तिर्यक गुणा नहीं आता है तो एक बार फिर से बता दूं, ये वाला चिन्ह याद रखना है ना। इस तरह से चिन्ह याद रखना है और इस तरह से। इसमें क्या होगा, इस चिन्ह के अनुसार यहाँ पे हमने लिखा था 1/12 - 1/14। इस चिन्ह के अनुसार 1 और 14 को गुणा करेंगे और इस चिन्ह के अनुसार 12 और 1 को गुणा करेंगे। तो 1 और 14 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, बीच में है माइनस चिन्ह, और 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12। अब नीचे में है 12 और 14, इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 × 14। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 2/12 × 14। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, इसको कटा सकते हैं, चाहे 12 को कटाएं चाहे 14 को, एक ही बात है। 2 सत्ते 14 काट दिए, नीचे में 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84, ऊपर में आ जाएगा 1, यानी ये 1/84 हो जाएगा। यानी जो हार्दिक है इसी एक काम को 84 दिन में पूरा कर लेगा। अब देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल आनुभविक तरीके से की जा सकती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, 12 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। तो हमको इसमें ये बताना है आनुभविक तरीके से किसको हम बता सकते हैं। सत्यता की कसौटी की जांच के लिए केवल अनुभव काम आएगा। तो ये तो फार्मूला से बनता है, सब पता है। 12 4 से विभाजित होता है, भाग देते हैं, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। और इसको भी जब हम
100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसको हम लोग पहले से प्रयोग कर चुके हैं और जानते हैं। लेकिन मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, ये इसका सही उत्तर है। इसको हम अनुभविक तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि सितंबर महीने की कोई फिक्स तारीख नहीं है जिस पर जो मोरनी है अंडे देती है। वो सितंबर के आसपास हो सकता है, वो अक्टूबर हो जाएगा, है ना, या अगस्त भी हो सकता है। उस मौसम में ये अंडे देती है। तो ये अनुभव से हम ज्ञात कर सकते हैं, अनुभव से ही जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। मूर्त परिस्थितियाँ, नई समस्याएं प्रस्तुत करना, प्रतीक एवं एल्गोरिदम, अनुमान लगाना। यदि गणित में सिंबल है, एल्गोरिदम है, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। जैसे 5 + 3 है, तब इनको हम फटाक से जोड़ देते हैं, 5 3 8। यदि 5 और 3 इस तरह से लिख दिया जाए, कोई चिन्ह ना हो, तो हम इसको कैसे बताएंगे? तो इसको तेज और मशीनी बनाता है प्रतीक और एल्गोरिदम। अगला क्वेश्चन है, अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है विशिष्टीकरण, अमूर्तीकरण, व्यापकीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापकीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे परवेसिवनेस। अगला क्वेश्चन, राहुल ने 80 रुपये की दर से 10 पुस्तकें, 3 रुपये की दर से 16 पेंसिल, 5 रुपये की दर से 15 पेन खरीदा, तो सभी वस्तुओं के लिए औसत कीमत क्या होगा? तो देखिए, राहुल नाम का व्यक्ति है, 80 रुपये की दर से 10 पुस्तक ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 पुस्तक का कीमत 800 रुपये, है ना। 10 और 80 को गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। और उसी तरह से 3 रुपये की दर से 16 पेंसिल, 16 या 48 हो जाएगा। और 5 रुपये की दर से 15 पेन, 15 × 75, इस तरह से ये कीमत हो गया टोटल। इसको यदि जोड़ते हैं तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 923 हो रहा है ना। और बोला गया है सभी वस्तुओं के लिए औसत। कितने वस्तु हैं टोटल? 10, और ये 16 पेंसिल, और ये 15 पेन, यानी 10 और 16 26, 26 और 15 कितना हो जाएगा? 26 और 15 हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, और 2 और 2 4, 41। यानी टोटल वस्तुएं हैं 41 और उनका मूल्य है 923। तो औसत सबको निकालना आता होगा, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का दर बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का दर जो है 923 रुपया है टोटल, और 41 से हमको इसको भाग देना है। तो देखते हैं 923 को 41 से भाग देने पर कितना आता है। 923 भागित 41। तो 41 तो ऐसा संख्या है जो किसी से कटता नहीं है, तो हमको 41 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 41 दूनी यदि तिया कर देते हैं तो 100 से पार हो जाता है ना। 4 तिया 12, 120 हो जा रहा है। तो हमको पहले दो संख्या को लेना है, भाग देंगे। तो 41 दूनी करके देखते हैं। 41 दूनी क्या हो जाएगा? 82। अब 923 में 923 को जब भाग देंगे तो 41 दूनी 82, 82 को घटाएंगे 92 में तो 10, और ये 3। अब 41 तिया करते हैं तो 4 तिया 12, 120 से ऊपर हो जा रहा है। तो 41 दूनी फिर से होगा, ये है ना। 41 दूनी 82, और 82 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 21 हो गया। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 210। अब 41, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 6 20। 41 को 5 से यदि गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 205। यानी यहाँ 22.5 हो जाएगा। अब 205, 210 में 205 घटाते हैं, 210 में 205 घटाते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 210 में 205 5 आ जाएगा, है ना। अब
यहाँ पे 0 फिर लगाएंगे, 41 एकम 41, अधिकतम जो है दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, तो इसमें हमारा उत्तर आ रहा है 22.51। ऑप्शन में देखते हैं 22.51 कहाँ पे है। देखिए ये 22.51 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाता है निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, प्रायिकता, विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है आगमनिक तर्क, इंडक्टिव कंक्लूजन, है ना। गणित में अक्सर निगमनात्मक विधि और आगमनात्मक विधि है, उसमें से हम आगमन निगमन यदि आपको पता नहीं है, आगमन में क्या होता है सूक्ष्म से विशद की ओर, और निगमन में होता है विशद से सूक्ष्म की ओर। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आगमन और निगमन विधि पर मैंने वीडियो बनाया है। तो इसका सही उत्तर है आगमनिक तर्क। वह संख्या जिसे 3:5 वाले 2 पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात 5:7 होगा। बोला गया है वह संख्या, मान लो कोई संख्या x है ना, कोई संख्या है x जिसे 3:5 वाले 2 पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर, प्रत्येक में जोड़ना है दोनों पद, 2 पद वाले, तो इसको x-3 कर सकते हैं ऊपर में, और अनुपात में है इसको बटे में लिखते हैं, तो नीचे में भी जोड़ना है उस संख्या को। जोड़ने पर, है ना, 2 पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है 5/7 हो जाता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा 13, 8, 15। तो हल करके देखते हैं इस समीकरण को। इसको जब हल करते हैं तो 7 को इससे इधर ले आएंगे और x+5 को इधर ले जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हल करके मैं बता रहा हूँ यहाँ। x-3, यहाँ किनारे से लिख लेता हूँ मैं, x-3 बटे x-5 बराबर 5/7 था। अब 7 को जब इधर ले जाएंगे इस पार, तो 7x-3 बराबर इधर 5 है, और ये x-5 को इधर ले आए। ठीक है, अब जब इसको 7 से गुणा करेंगे तो दोनों से गुणा हो गया, 7x-7 × 21 बराबर ये 5x धन 5×5 = 25। अब ये जो 7x है और ये जो 5x है, 7x और 5x इसको एक साइड ले आते हैं, और 21 और 25 को एक साइड ले आते हैं, तो 5x को इधर ले आएंगे। ठीक है, 5x को जब उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x से घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाता है। तो 7x - 5x बराबर इधर 25 है पहले से, और 25 के पास इस 21 को ले जाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आके -21 हो जाएगा ये। अब 7 और 5x को जब घटाते हैं तो ये 2x हो गया, बराबर 25 में 21 गया 4, है ना। 2x बराबर 4 आया है, 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, है ना, ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 2, x बराबर 2। देखते हैं अब कौन से ऑप्शन में है 2, x बराबर 2। यहाँ पे देखिए किसी में नहीं है, यदि 2 होता तो वो उत्तर सही होता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्न में से कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है। पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 5 वर्गमूल 3 मीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का माध्यिका 5 वर्गमूल 3 है ना, इसका माध्यिका है 5 वर्गमूल 3। इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों डिग्री कोण 60 अंश का होगा। इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये भुजा है ना और वर्गमूल 3 इसका वर्ग होता है, सॉरी वर्गमूल 3 ए वर्ग, ये उसका फार्मूला होता है वर्गमूल 3 ए वर्ग। तो इसमें मान रखते हैं, देखिए यहाँ 5 वर्गमूल 3 दिया है इसका माध्यिका है ना, तो ये वर्गमूल 3 तो रहेगा ही और ए मतलब ये वाला भुजा है उसका 5। तो इसको सूत्र में मान रखते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित 5 का वर्ग। अब ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणित 25, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी 25 वर्गमूल 3 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं का वह युग्म जो सापेक्षतः अभाज्य होगा। द पेयर ऑफ नंबर व्हिच आर रिलेटिव प्राइम टू ईच अदर इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 और 72। क्यों होगा देखते हैं। जो 21 और 24 है, देखो ये 3 सत्ते 21 होता है और 3 अट्ठे 24, 3 से भाग जा रहा है ये। उसी तरह से ये 78 और 52, 13 चौंग 52, 13 छिक्का 78, ये 13 दूनी 26, 13 9 117, मतलब ये 13 से दोनों भाग जा रहा है, ये 13 से दोनों भाग जा रही है, ये 3 से दोनों भाग जा रहा है। लेकिन जो 25 और 72 है किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएंगे, 25 केवल 5 से भाग जाएगा है ना, और 72 जो है 5 से नहीं जाएगा। इस तरह से ये सापेक्षतः अभाज्य कौन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना है। बच्चे द्वारा बड़ों से बार बार कहानियाँ दोहराने कहना, ये नहीं है। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना, उपरोक्त तो सभी। तो अलग अलग तरीके से दोहराना को हम रटना नहीं कहते हैं। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से बार बार दोहराना ही रटना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 92, यदि x बराबर 1.323232 है तो x का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। यदि हम दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलते हैं, आपको यदि बदलना नहीं आता है दशमलव संख्याओं को भिन्न में, तो मैंने अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है दशमलव को किस तरह से भिन्न में बदलते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए, यदि हम 1.32 केवल 2 अंक तक लें, अक्सर हम दशमलव के 2 अंक तक देखते हैं, उसके बाद इधर का वैल्यू उतना नहीं होता है। तो 1.32 को यदि हम भिन्न में बदलेंगे, भिन्न क्या होता है, अंश और हर में बदलना। तो यदि हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसको दशमलव को हटा देते हैं इस तरीके से, और दशमलव के लिए नीचे में 1 लिख देंगे और इधर जितना संख्या है उतना 0, 132/100। तो हम देखते हैं भिन्न रूप में ये होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो देखिए इसके करीब कौन सा है, 132/100 के करीब 132। देखिए इसमें 1 माइनस कर दिया है, इसमें 1 माइनस कर दिया है, 132 का 131 हो गया और 100 का 99। तो इसके करीब है, तो इसको हम उत्तर के रूप में लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर बना अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई वृत्त है ना, इसको पहले गणित के क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है ना, केंद्र से उसके परिधि की दूरी, और इस पर कोई अंतःवर्ग बना है। अंतःवर्ग मतलब इस तरह से कोई वर्ग बना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका त्रिज्या हो जाएगा केंद्र से
इस भुजा का, मतलब जो वर्ग है उसके कोने का, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6, ये 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। अब जो क्षेत्रफल होता है ना, यदि हम, ये क्या है, विकर्ण है, किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण कितना है, 12 हमको पता चल गया। अब अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण का वर्ग होता है। ठीक है, सॉरी, विकर्ण का वर्ग बटा 2, विकर्ण का वर्ग बटे 2। विकर्ण का वर्ग है 112 गुणा 12 बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 12 144 बटा 2, 2 7 14, 2 दूनी 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राम ने राहुल को 30% लाभ पर मोटरसाइकिल बेचा, है ना। राम है, कोई व्यक्ति है, उस राहुल को कितने परसेंट में बेच रहा है, 30% लाभ पर बेच रहा है। यानी राम ने, मान लो 100 रुपये का कोई मोटरसाइकिल है, हम अक्सर जो है परसेंटेज वाले को हम 100 मानकर चलते हैं। तो राम ने मोटरसाइकिल को कितने में बेचा, ये है राम ने 30% लाभ पर, यानी 130% पर बेचा है ना। कोई अपने आप में 100% होता है, उसमें 30% जोड़ दिए तो 130% में किसको बेचा, राहुल को बेचा। उसके बाद राहुल ने 20% हानि पर, है ना। अब राहुल के पास ये 130 है, इसका ये क्या हो जाएगा, 100%, 130 रुपये में ख़रीदा है ये। अब इसको 20% हानि पर बेचेगा, मोटरसाइकिल को आशीष को बेचेगा। अब राहुल जो है आशीष को बेच रहा है, आशीष कितना, 20% हानि, तो 130 का 20% कितना हो जाएगा, 130 का 20% यानी 130 बटा 20 गुना 100, 20 बटा 100। अब इसको जब कटाते हैं तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 रुपये, यानी 26 रुपये इसमें हानि में बेच रहा है। तो 130 माइनस 26 करेंगे, 130 माइनस 26 यानी कितने में बेच रहा है, 104% में, है ना। 104 रुपये में बेच रहा है। और वो किसका 104% होगा, राम का। राम ने 100 रुपये में इसको ख़रीदा था। ठीक है, अब बोला जा रहा है यदि राम ने मोटरसाइकिल के लिए 5000 दिए थे, है ना, तो आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। राम ने मोटरसाइकिल के लिए कितना दिया, 5000 रुपये। ये है 100%, ये है 100%। और उसके बाद आशीष के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा, क्योंकि आशीष जो है 104% में था राम की अपेक्षा। तो 104% क्या हो जाएगा इस 5000 का, 5000 का 104%, 5000 का 104% क्या हो जाएगा, 104%, 104 बटा 100। अब इसको जब हल, अब ये हो जाएगा 50 गुना 104। तो 50 को 104 से गुणा करने पर कितना आएगा, 5 चौक 20, है ना, 5 एकम 5 शून्य शून्य, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5200। ऑप्शन किस में है, 5200, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती स्कूली गणित सीखा जाता है ठोस निरूपण द्वारा, सांकेतिक निरूपण द्वारा, चित्रात्मक निरूपण द्वारा, मानसिक निरूपण द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस निरूपण द्वारा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96 है, 2197 का घनमूल गुणित 216 का घनमूल प्लस 64 का घनमूल, ये किसके बराबर है। तो इसका हम देखते हैं हल। इसको मैं इस तरीके से हल करता हूँ, यदि आप कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो आपके पास समय कम रहता है, तो आपको भी जो है समय के अनुसार कम समय में हल करने आना चाहिए। तो ये यदि हम इसके इकाई में देखिए 7 है, 3 तिया 9 तिया 27, यदि 3 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, आखिर में 7 आता है। तो ये 3 होगा, इसका इकाई में 3 ही आएगा।
उसी तरह से 6 छिक्का 36, छिक्का 6 ही आता है ना, 6 6 आएगा 216 का इकाई में क्या जाएगा 6, जब घनमूल निकालते हैं। तो अब इन दोनों को गुणा करना है, 3 गुणा 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा चिन्ह है ना। और उसी तरह से 64 का यदि घनमूल निकालते हैं तो 64 के घनमूल में 4 चौक 16 चौक 64, मतलब 4 ही आता है इकाई इसका, यानी इकाई को मैं केवल ले रहा हूँ। इस तरह से हो जाएगा, इकाई का क्या हो जाएगा 3 गुणा 6 प्लस 4। यदि हम इसको हल करते हैं तो 6 तिया 18 हो गया, ये 18 प्लस 4 यानी 8 4 12, इकाई में आएगा 2। तो अब इसको मैं इस तरीके से हल कर सकता हूँ, 82 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग की संख्या जो संख्याओं 4 5 6 तथा 8 से विभाजित होगा। यानी जो ये 4 संख्या दिए हैं उसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है जो कि इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो पहले तो कुछ बेसिक रूल आपको याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। पूर्ण वर्ग वो होते हैं, यहाँ पे देखिए इकाई में 0 है तो 0 की बात करूँ तो पूर्ण वर्ग जब इकाई में डबल 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग होते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन डी कट जाएगा। तो अब इन तीनों में हमको चॉइस करना है, पूर्ण वर्ग तो हैं ये तीनों, लेकिन क्या 4 5 6 और 8 से सभी विभाजित हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम भी आना चाहिए, 4 से कौन विभाजित होते हैं, 5 से कौन विभाजित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 से कौन विभाजित होते हैं। तो 4 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिसके इकाई में 2 अंक, इकाई और दहाई है ना, इकाई के 2 अंक, इकाई और दहाई के 2 अंक दोनों मिलकर यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो 4 से विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए दोनों में इकाई और दहाई में 0 है तो ये 4 से विभाजित तो हो जाएगा ये 0, तो यानी 4 से सब विभाजित हो जाएंगे। अब 5 से बात करें तो 5 से सब जानते हैं इकाई में 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इकाई में 0 है तो 5 से ये तीनों विभाजित हो जाएंगे। 6 से बात करें तो 6 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जो 2 और 3 से आसानी से विभाजित हो जाती हैं, है ना, 2 और 3 से आसानी से विभाजित हो जाती हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम जानने के लिए हमको 2 और 3 से विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है। तो 2 से विभाज्य कौन होंगे, जो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 4 6 8 10 है ना, यानी सम संख्या आता है या 0 आता है तो 2 से विभाजित होता है, तो ये तीनों 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम, यदि हम सभी संख्याओं को जोड़ दें और वो 3 से विभाजित हो तो वो 3 से विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं 144 के सभी अंकों को जोड़ के 4 4 8 और 1 9 हो रहा है, ये 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी ये 3 से विभाजित होगा। इसमें हो रहा है 5 2 7 और 1 8, 8 जो है 3 से विभाजित नहीं होता तो ये नहीं होगा। और 1 3 4 4 3 7 1 8, 8 हो रहा है, इसका भी बीजांक 8 जो है 3 से विभाजित नहीं होता तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर होना चाहिए क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रहा है और 2 और 3 से विभाजित होगा तभी जो है वो 6 से विभाजित होगा। 8 से विभाजित होता है, 8 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो इकाई के 3 अंक हैं वो यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वो 8 से विभाजित होता है। ठीक है, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमको 3 ऑप्शन जो है विलोपित करने का मौका मिल गया है। तो एग्ज़ाम में आप इस तरह से रिस्क लेना भी चाहिए, मैंने लिया भी है, तभी मेरा ये टीचर एग्ज़ाम या अन्य कोई जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर लाता था मैं गणित के पोर्शन में। देखिए क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन में समय कम रहता है गणित के लिए, और यदि आप समय गंवाएंगे तो आगे जो क्वेश्चन है या आपका अंक है कम आने के चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने का समय कम मिलेगा। तो इतना रिस्क कर लेना ज़रूरी है। हम 3 विलोपित हो गया तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 14,400। तो आप जो है किस तरह से हल करते हैं वो आपके नियम पर आधारित है, आप जैसा नियम बनाना चाहें। मेरा नियम ऐसी होता है। देखिए 98 नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित हैं। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, उपरोक्त सभी। तो 98 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी मॉडल। कौन सा मॉडल, बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया। देखिए रचनावादी से क्या है, एक दूसरे से अंतःक्रिया से संबंधित होता है। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट
मॉडल बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है 99। एक व्यक्ति एक समान गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉम्बे से गोवा जाता है तथा एक समान गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉम्बे वापस आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए औसत चाल का एक फार्मूला होता है। तो औसत चाल का फार्मूला आपको आना चाहिए। औसत चाल बराबर होता है 2AB बटे A प्लस B, है ना। देखिए ये बॉम्बे और ये गोवा, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ये, तो इसको A मान लेंगे। और वापस आने में देखिए गोवा से बॉम्बे आने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका औसत चाल क्या होगा, इधर से 30 इधर से 50, 30 को A मान लेंगे और 50 को B मान लेंगे और इस सूत्र में फार्मूला में रख देंगे मान। चलिए रख देते हैं 2AB बटे A प्लस B में 2AB बटे A प्लस B। A का मान है 30 और B का मान है 50, तो 2 गुणा 30 गुणा 50 बटे 30 प्लस 50। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 गुणा 50, ऊपर में 60 गुणा 50 और नीचे में 30 प्लस 50 था, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 30 प्लस 50 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ से एक एक जीरो काट लें और इसको यदि हम भाग दे दें तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, है ना। और ये 50 तिया कितना हो गया, 50 तिया 150 हो गया ये, और नीचे में 4। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी 37.5 आएगा। 37.5 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 37.5 देखिए ऑप्शन नंबर डी, 37.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे। एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन कराएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर, सीखते हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर, अवधारणाओं का नाम व परिभाषा जानने पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को जब वो परिस्थितियों पर लागू करने पर सीख जाते हैं तब उनको हम लोग कहेंगे कि वो कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन है बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग और रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग और रचनावादी मॉडल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको स्थान नहीं दिया गया है बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के क्या कारण हैं। गणित को संक्षिप्त करना, गणित को स्पष्ट करना, गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के कारण ये सब हैं। आकलन के उद्देश्य हैं। आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आकलन के सभी उद्देश्य हैं सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, केंद्रित करना और आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन,
यदि x का 13% 117 है तो x का मान क्या होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए x का 13% बोला है तो हम क्या कर देंगे, x का के जगह पे गुणा और 13% यानी 13/100 बराबर कितना हो जाएगा, 117 है। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए तो अब इस 100 को इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 117 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 117 गुणा 100 हो गया ये। और नीचे में क्या आ जाएगा, इस 13 को ले आइए, है ना, इन दोनों को हटा के हम लोग इधर ला रहे हैं। तो 117 गुणा 100 बटे 13, आपको पता होगा 13 9 117 होता है, और 9 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900। बहुत ईजी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है, उसकी भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका परिमाप 36 मीटर दिया है और उसकी भुजाएं दिया है 2:3:4 के अनुपात में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको पता होगा परिमाप यानी उनके तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तीनों भुजा को अनुपात में दिया है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x धन 3x धन 4x बराबर 36, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। हमको इसको एक समय मानना पड़ता है क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है। अब इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9, 9x हो गया, 9x बराबर 36। तो x बराबर हमको क्या मिल गया, 36/9 यानी 9 चौक 36, 4 आ गया। अब हमको x बराबर 4 आ गया है, तो उस x के मान को यदि हम यहाँ पर रख दें, है ना, तो ये 2 चौक हो जाएगा, ये 3 चौक हो जाएगा और ये 4 चौक। 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। जब इनको जोड़ते हैं तो 36 होता है, आप जोड़ लेना। 8, 12 और 16 हमको भुजा प्राप्त हो गया। ठीक है, 8, 12 और 16। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है तो इसमें तीनों जो है विषम भुजाएं हैं, क्योंकि तीनों का अनुपात अलग अलग दिया है। इसका एक फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस तरह से विषम भुजा वाले त्रिभुज का, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये तीनों वर्गमूल के अंदर होते हैं। इसमें a, b और c भुजाएं हैं, और जो s होता है ये अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 36 है परिमाप, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 18 रख दीजिए, और 18 माइनस a कितना है, 8 हमको प्राप्त हुआ है। उसी तरह से 18 माइनस b कितना है, 12 है, और 18 माइनस c यानी 16। इस तरह से हमको ये प्राप्त हो गया। अब ये सब वर्गमूल के अंदर है, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार। अब क्या हो जाएगा, ये 18 और इसको जब हल करेंगे 18 में आ जाएगा 10, और 18 में 12 गया तो बच जाएगा ये 6, और ये 18 में 16 जाएगा तो बच गया ये 2। अब इन सब को कोष्टक से हटाएंगे तो सब का जो है गुणा हो जाएगा, 18 गुणित 10 गुणित 6 गुणित 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 18 गुणा 10 गुणा 6 गुणा 2। अब इसको छोटी संख्याओं में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 तिया 18, और ये 10 को तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 2 का 2। अब देखिए इसमें जोड़ी बनाते हैं, जो जोड़ी बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, ये 2 ये 2। ठीक है, मतलब इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डाउट ना हो। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, उसी तरह से इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ 3 का भी जोड़ी बन रहा है, इसमें से एक 3 बाहर आ गया। अब इस 5 का जोड़ी नहीं बन रहा है और इस 3 का नहीं बन रहा है, यानी 5 और 3 अंदर ही रहेंगे। ये दोनों बाहर आ गए और 5 और 3 यहाँ अंदर रह गए। ठीक है, अंदर हो जाएगा 15 और बाहर क्या जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 12 वर्गमूल 15। किस ऑप्शन में है देखते हैं, 12 वर्गमूल 15।
देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 12 वर्गमूल 15। इस तरह से इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एवं एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगाती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की चाल क्या होगी? देखिए इसमें सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, सबको पता होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। पहला कंडीशन देखिए क्या बता रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल कितना है? 80 है ना, चाल 80 है, प्रति घंटा की चाल से चल रही है एवं एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगाती है। और समय कितना है? 5 घंटे। और दूरी हमको पता नहीं है, ठीक है, दूरी हमको नहीं दिया गया है। तो पहले हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं कितना है। यहाँ दूरी निकालना है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और पहला कंडीशन में दिया है चाल और समय दे दिया है, दूरी नहीं दिया है, ठीक है, एक निश्चित दूरी बोल दिया है। तो दूरी कितना हो जाएगा? अगर इस 5 को इस पार ले जाते हैं तो दूरी निकल जाएगा, इस पार लाएंगे तो 80 से गुणा हो जाएगा, ये 8 पंचे 40 यानी 400 है ना, 400 किलोमीटर इसका दूरी हो गया, ठीक है। अब हमको पता चल गया 400 इसका दूरी है। अब बोला क्या है, देखिए उसी दूरी को यानी इतने ही दूरी को 8 घंटे में तय करने में ट्रेन की चाल कितना होगा। अब चाल निकालना है हमको। चाल बराबर दूरी बटे समय, सबको पता है। चाल बराबर, अब दूरी हमको मिल गया है 400 है ना, और समय मिल गया है हमको 8 घंटा। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 शून्य शून्य यानी 50 आ गया। चाल बराबर 50। ऑप्शन देखिए किस में 50 है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन बस समझने में और सूत्र याद रहना चाहिए और गणित आसानी से बनने लगता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यंजक 3 गुणित 2 धन 4 भागित 2 माइनस 1। तो ये बोडमास रूल से संबंधित है। यदि आपको बोडमास रूल नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, इस चैनल पे। सबसे पहले हम बोडमास रूल के तहत भाग को हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 4 भागित 2 को पहले हल करेंगे, ठीक है। तो इसको 3 गुणित 2 लिख देते हैं शुरू में, प्लस 4 भागित 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा, और माइनस 1। अब भाग को हल करने के बाद गुणा को हल करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस ये 2 और माइनस 1। उसके बाद प्लस को हल करना है, 6 2 8 हो जाएगा, माइनस 1, 8 में 1 गया 7। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई किस अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। बिंदु, रेखा, किरण, गोलाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलाई, है ना। गोलाई की अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। अगला है 110। यदि कोई राशि 8 वर्ष में किसी दर से साधारण ब्याज लगाने पर दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए दर पूछा गया है, दर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यदि कोई राशि, मान लो राशि कोई है, हम 100 मान के चलते हैं। मान लो कोई राशि 100 है ना। 100 क्या हो जाएगा, मूलधन, ये मूलधन हो गया। और 8 वर्ष में समय कितना है, 8 वर्ष, 8 जो है समय है, ठीक है, समय। उसके बाद किसी दर से बोला गया है, यानी कि दर हमको पता नहीं है, दर ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये तो सबको पता होगा। और लगाने पर राशि क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। राशि क्या है, 100 रुपये, 2 गुनी होगी तो क्या होगी, 200 हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगा उसका मिश्र धन, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगी, तो मिश्र धन है ये, यानी हमको ब्याज कितना मिलेगा। मूलधन तो 100 है, ब्याज यदि 100 मिल जाता है तो इन दोनों को मिला के मिश्र धन हो जाएगा, 200 हो जाएगा राशि। तो ब्याज बराबर भी 100 है, यानी हम साधारण ब्याज के सूत्र में रखें
तो ब्याज का सूत्र सबको पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब इसमें मान रख देंगे ब्याज 100 मिलेगा, है ना, राशि 100 है। इसको मिटा देता हूँ, सूत्र सबको पता है। तो देखिए मूलधन मैंने माना 100, है ना, मूलधन कितना माना 100, और दर तो हमको निकालना है, दर नहीं पता है, और समय कितना है 8 वर्ष बटे 100। हमने मूलधन को 100 माना है और 100 ब्याज मिल जाता है, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास 200 रुपये हो जाएगा, यानी 2 गुना बोला गया है। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 2 गुना 200। तो हमको ब्याज जो है 100 रुपये मिलेगा, तभी 200 होगा, तभी इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 रखा है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, हमको जो है दर मिल जाएगा, दर कितना है मिल जाएगा। तो ये 100 कट गया, ऊपर में है दोनों। ठीक है, अब इस 100 को यदि इस पार ले जाएं तो ऊपर चला जाएगा, तो 100 बराबर दर गुणित 8 हो जाएगा। 100 बराबर दर गुणित 8। अब इस 8 को इधर ले आइए, दर बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 8 हो जाएगा, है ना। इधर को मिटा देते हैं क्योंकि 8 को इधर ले आए हम लोग। दर बराबर 100 बटा 8। यदि 100 को 8 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कर दीजिए इसको, और यहाँ 8 एकम 8 बच गया 2, ये हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, है ना, बच गया यहाँ 4। तो 16 से ही 12 से ही 4 बच गया। अगर यहाँ दशमलव लगाते हैं तो ये 40 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 12.5 या 12.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12.5%, 12 से ही 1/2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये भी सरल है, बस हमको कॉन्सेप्ट को हमारा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी जो है गणित आसानी से बनता है। तो इस तरह से गणित का पोर्शन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।